इसके बाद में एकांकी नाटक का जो अगला प्रमुख तत्व है वो है परिवेश अथवा देश का। एकांकी का कथानक चाहे जिस भी समय या स्थान से संबंधित हो, पर उसके वातावरण की जो सृष्टि है वो परिवेश की सृष्टि कहलाती है। और ये जो तथ्य है ये कहानी के लिए एकांकी नाटक के लिए सर्व प्रमुख तत्व है, क्योंकि जो श्रेष्ठ साहित्य है वो सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होता है। यानी कि किसी भी काल में हम उसको उठाकर देखें वो उस काल के लिए प्रासंगिक होता है। उस काल में भी उसका वही महत्व होता है जिस काल में जब वो रचा गया है तब उसका जितना महत्व। तो वह मानवीय जीवन के चिरंतन सत्य को स्पर्श करता हुआ चलता है। जो हमारा साहित्य है, जो हमारा मतलब एक प्रमुख साहित्य है, श्रेष्ठ साहित्य है, हमारा जितना भी विशिष्टताओं से युक्त साहित्य है, वो चाहे किसी भी युग में चले, एक तो वो सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, और दूसरी बात ये है कि वो मानवीय जीवन के जो चिरंतन सत्य हैं वो हर पल उनको स्पर्श करता हुआ चलता है। तो वो सब सहृदय एवं विचारशील व्यक्तियों के मन एवं हृदय में अपना स्थान बना लेता है। किंतु ये बात भी इतनी सत्य है कि कोई भी साहित्यिक कृति स्थानीयता के प्रभाव से बच नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य की कोई भी विधा में सृजित कोई भी रचना वो जिस भी स्थान से जुड़ी है उसका प्रभाव उसमें जरूर दिखाई दे। ये नहीं है कि वो अपने स्थान और परिवेश को छोड़ दे। तो इसीलिए ये चीजें हमें उसमें दिखाई देती हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी साहित्य की विधा हो वो किसी न किसी स्थान से जुड़ी होती है। प्रत्येक घटना किसी निश्चित स्थान पर घटित होती है और वहां की विशेषताएं उस साहित्य को अनुप्राणित करती हैं, उसे जीवंत बनाती हैं, उसको अपनी ऊर्जाएं प्रदान करती हैं और इस रूप में उस स्थान की जो सुवास है वो साहित्य में लिपट जाती है। तो वहां के स्थानीय जनजीवन, वहां की धार्मिक, सामाजिक, नैतिक मान्यताएं, आचार विचार, वेशभूषा, इन सब का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसीलिए जो देश काल है उसका महत्व एकांकी में उतना ही है जितना कि अन्य साहित्यिक विधा में उसका महत्व। एकांकी की कथा वस्तु में एक स्वाभाविकता की रक्षा के लिए जिस स्थान या समय की घटना का उसमें एक चित्र दिया जाता है वहां की समस्त विशेषताएं उसमें परिलक्षित होनी चाहिए। अर्थात जो भी उस स्थान विशेष की विशेषताएं हैं, जो भी उस स्थान विशेष की स्वरूप है, स्थितियां हैं, वो सब वहां पर परिलक्षित होनी चाहिए। उस स्थान की जैसे मान लीजिए वेशभूषा है कोई, वहाँ के व्यक्तियों का कुछ विशेष रहन सहन है, एक अपना सांस्कृतिक वैशिष्ट है, आचार विचार है, वहाँ के जनजीवन की मान्यताएं हैं, है ना, जीवन दर्शन है, संलाप प्रणाली है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, और जो कुछ भी वहाँ के जनजीवन में वैशिष्ट है उस सब को एकांकी के सहज रूप की रक्षा करने के लिए उसी रूप में कलात्मकता की रक्षा करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब आप समझिए कि जो हम अपने एकांकी नाटक में जो चित्र दे रहे हैं, जो घटना दे रहे हैं, और वो घटना हमारी जिस प्लेस से रिलेटेड है, जिस स्थान से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उस स्थान से जुड़ी होने के कारण जो वहाँ उस स्थान विशेष, उस प्लेस की जो भी वहाँ का रहन सहन है, वेशभूषा है, या जो भी वहाँ की संस्कृति है, आचार विचार है ना, वहाँ लोगों की अलग अलग मान्यताएं, सब जगह हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, सबका अपना अपना जीवन दर्शन होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है, बोलियां अलग होती है, भाषा अलग होती है। मान लीजिए हम अमृतसर का कोई चित्र ले रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो पंजाबी भाषा का वाचन करते हुए, या हमने जो पात्र लिए हैं वो कौन से पात्र लिए हैं, तो उस उनकी जो वेशभूषा है वो उस स्थिति विशेष की, घटना विशेष की जो विशिष्टता है उसको अपने साथ जोड़ते हुए चलेगी। तो एकांकी के सहज स्वरूप की रक्षा करने के लिए भी उसमें सहजता आए और उसमें स्वाभाविकता आए, उसमें कलात्मकता आए, इन सारे रूपों की रक्षा करने के लिए हमें उस
विशेष स्थान का जो वैशिष्ट्य है, तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, उसको उसमें वातावरण को इंक्लूड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अन्यथा जो अस्वाभाविक है, अगर हम उसको नहीं लेकर चलेंगे तो ये सारी चीजें अस्वाभाविक दिखाई देंगी, जिसके कारण जो एकांकी नाटक का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और उसका उद्देश्य भी नहीं रहेगा। तो यथार्थ चित्रण के अभाव में रचना केवल कल्पना प्रस्तुत हो सकती है और वास्तविकता शून्य मानी जाएगी और उसका वैशिष्ट्य समाप्त हो जाएगा। तो इस संदर्भ में ऐतिहासिक जो वस्तु का चयन करते हैं, है ना, तो ऐतिहासिक वस्तु का चयन करते हुए सबसे ज्यादा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, सबसे ज्यादा हमें चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि एकांकी काल की घटना कथा वस्तु के लिए जिसके लिए वो चयन कर रहा है, तो वह उस समय की वहां के जीवन की सभी विशिष्टताओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन उसको करना होगा और उसे अपने साथ लेकर चलना होगा। उसके बाद ही वह एकांकी के स्वरूप को निश्चित कर पाए, अन्यथा देश काल तत्व के साथ अन्याय है। ठीक है, तो अगर वो ऐतिहासिक कहानी ले रहा है, पौराणिक कहानी ले रहा है, जो भी कथा वस्तु अपने एकांकी नाटक के लिए ले रहा है, तो वो जिस समय से जुड़ी हुई है उस समय विशेष की जो विशेषताएं उस प्लेस पर रही, उस स्थान पर रही, उनका अध्ययन करके भली भांति उन्हें जान करके फिर उन्हें उसे अपने एकांकी नाटक की कथा वस्तु में उतारना होता है। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा एकांकी नाटक है उसमें स्वाभाविकता हमें नहीं दिखाई देगी, उस तत्व के साथ एक अन्याय होगा। जैसे रामायण काल की और रंगमंच पर अति आधुनिक 20वीं शताब्दी के उपकरणों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो रामायण काल में जो उपकरण थे वो आज नहीं है और आज के जो उपकरण है उनकी कल्पना रामायण काल में नहीं की जा सकती। तो ऐसा करने पर जो पात्र हैं उनकी हम अगर आधुनिक वेशभूषा से उनको मुक्त कर देते हैं, ग्रामीण व्यक्तियों से विशुद्ध संस्कृत बुलवाते हैं, है ना, तो ये दोषकालिक दोष जो है, ये जो दोष है ये देशकालिक दोष है और ये सब सतर्कता के अभाव में यह की दुगुनी सा टूटता हुआ दिखाई देता। मतलब रामायण काल में जो चीजें थी, रामायण काल में जो पूरा वातावरण था, उस समय में प्रकृति ज्यादा चारों ओर दिखाई देती थी, प्राकृतिक दृश्य ज्यादा दिखाई देते थे ना। अब हम उन प्राकृतिक दृश्यों की जगह उनको हटा करके चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग दिखाना शुरू कर दें, तो वो एक दूसरे के प्रति एक विरोधाभास उत्पन्न करने वाला होगा। हम किसी ग्रामीण इलाके में चले जाएं और वहाँ ग्रामीण इलाके के पात्रों का हमने अपने कथानक में चयन किया और उनसे हम कहें कि आप शुद्ध अंग्रेजी या शुद्ध संस्कृत बोलिए, संस्कृत निष्ठ संवादों का कथन कीजिए, तो ये एक दोष के अंतर्गत, एक देशकालिक दोष के अंतर्गत रहेगा। और एक बार साहित्य में दोष आता है, उस विधा में दोष आता है, विधा के माध्यम से जो रचना लिखी जा रही है उस रचना में दोष आता है, तो वो दोष में हमेशा। तो ये सब सतर्कता जो है वो एकांकी का चित्रण करते समय ध्यान देने वाली चीजें, उनको याद रखने वाली चीजें जो एकांकी काल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती। तो उस स्थान विशेष के जीवन के प्रत्येक पद के संबंध में एकांकी काल को एक सम्यक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने इस संबंध में अवर वर्क ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ रामायण इसमें उद्धृत करते हुए लिखा है कि वह देशकाल तत्व की दृष्टि से जो विशेषताएं चाहिए उसका पोषक एवं समझ। तो इसी में हम और आगे बात करें तो देशकाल और वातावरण वास्तव में उपयोगी है। तो रामायण का वो उदाहरण अपनी पुस्तक में देते हुए बता रहे हैं कि इस रूप में भी कुछ समय पहले रामायण का नाट्य रूपांतर अभिनीत हुआ। उसे सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकने के उद्देश्य से उस आयोजन से संबद्ध व्यक्तियों ने भारत के तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उन्होंने केवल ग्रंथों का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि जो उस समय की एक जीवन शैली थी, जीवन परिचय था, आसपास की मूर्तियां थी, चित्र थे, उन सब का अध्ययन किया और उसके आधारों पर पता लगाया कि उस काल के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे,
किस प्रकार से वार्ता करते थे, कैसे आभूषण धारण करते थे, कैसी वेशभूषा थी उनकी, क्या वो सुहास लगाते थे, क्या वो मतलब के जो टन और चंदन के लेप वगैरह ये हैं, ये सारी चीजें लगाते थे। तो इस नाट्य रूपांतर के प्रस्तुत करने में जिस सतर्कता एवं परिश्रमशीलता का परिचय मिलता है, उसे नाटक के देशकाल का महत्व सिद्ध किया है। तो देशकाल के आधार पर रंगमंच में भी यथार्थता का समावेश रहना चाहिए, क्योंकि रंगमंच पर जो नाट्य का अभिनय होना है, उस नाट्य के अभिनय से पूर्व पूरे के पूरे रंगमंच को उसी के अनुसार तैयार किया जाता है। हमारा पौराणिक स्थल था, पौराणिक दृश्य है, तो रंगमंच पर हमें पौराणिक दृश्य की पूरी जो वातावरण है उसको बनाना पड़ेगा, है ना। ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक उसको एक दृश्य देना पड़ेगा, प्राकृतिक है तो उसे प्राकृतिक दृश्य देना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये हमारी रंग मंच को उसी रूप में व्याख्यायित करेंगी, जिससे कि एक स्वाभाविकता जो है वो हमारे दृश्यांकन में बन सके। आधुनिक नाटक की तरह आधुनिक एकांकी में भी रंग निर्देश की आवश्यकता होती है। रंग निर्देश का महत्व पाठ्य और अभिनय दोनों प्रकार के एकांकियों के लिए होता है। एकांकीकार अपने दृश्य विधान के लिए सब प्रकार के संकेतों का सहारा लेता है, जो कि दृश्य विधान प्रस्तुत करने में सफलता प्रदान करते हैं। तो नाटक क्योंकि दृश्य काव्य और अभिनेता उसकी कलात्मकता का सहज अंग है, अतएव केवल नाट्यकार ही उसके सफल अभिनय के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो नाटककार, निर्देशक, अभिनेता आदि सब मिलकर सहयोग की भावना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए चलते हैं, तब नाटक के प्रत्येक पक्ष का सम्यक रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा नाटक है, जो हमारा एकांकी नाटक है, उसमें जो परिवेश है और देशकाल है, उसकी सृष्टि सर्व प्रमुख होती है, और उसकी सृष्टि ही ये देशकाल और वातावरण के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ एक बात और है देखने की, जिसे हमें इस पर बात करनी है। तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा ये परिवेश और देश काल है, जिस स्थान और जिस वर्ग के व्यक्ति पात्र हमारे एकांकी नाटक के होंगे, उसी के काल, उसी के स्थान, उसी के वर्ग के अनुसार हम उनके रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, विचार आदि को दिखाते हैं। यदि कथानक समसामयिक जीवन से संबंध है, तो हम एक ऐसा परिवेश चारों ओर देते हैं जो कि समसामयिक हो, और यदि ऐतिहासिक है तो हम उस रंगमंच को ऐतिहासिक स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित जो एकांकी है, उन एकांकियों को देखें तो एक कौमुदी महोत्सव एक ऐतिहासिक एकांकी, तो कौमुदी महोत्सव है वो ऐतिहासिक एकांकी के रूप में देखी गई है, और प्राचीन भारतीय जीवन, प्राचीन समाज, राज्य व्यवस्था आदि का परिवेश इस एकांकी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जबकि इसके विपरीत जो एक एकांकी है वो रीढ़ की हड्डी, आधुनिक जीवन के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के विवाह के प्रश्न को लेकर इस एकांकी का निर्माण किया गया है, और भारतीय समाज के मध्यम वर्ग के परिवार के जो रहन सहन है, आचार व्यवहार है, सोच विचार है, उसी परिवेश को, उसी देश काल को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो परिवेश से कथानक तथा पात्रों में एक विश्वसनीयता उत्पन्न होती है, तथा परिवेश की सृष्टि जितनी वास्तविक और स्वाभाविक होगी, एकांकी उतना ही विश्वसनीय और सजीव। जिस समय और स्थान को प्रस्तुत किया जा रहा है, वह पाठक या दर्शक की कल्पना में सजीव होना चाहिए। परिवेश की सृष्टि में सावधानी लेखक के लिए नितांत जरूरी है। मान लीजिए किसी मध्यम वर्गीय परिवार का घर प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे रीढ़ की हड्डी में रामस्वरूप के कमरे का दृश्य दिया गया है, तो यहाँ लेखक ने बहुत ही सजा धजा आलीशान ड्राइंग रूम दिखा तो दर्शक पर इसका बड़ा ही अजीब प्रभाव पड़ता। तो उन्होंने एक सहज छोटा सा विश्वास, भी उस पर तो विश्वास नहीं होता अगर हम बहुत आकर्षक आलीशान ड्राइंग रूम की बात देखते हैं या उसकी कल्पना करते हैं। तो एक साधारण जो मतलब एक घर की जो साधारण अवस्थिति होती है, जो उसका स्वरूप हो सकता है, तो ऐसा ही घर रीढ़ की हड्डी में उन्होंने रामस्वरूप को दिखाया। तो क्योंकि देशकाल या परिवेश एकांकी के संपूर्ण कथा व्यापार में व्याप्त रहता है, चाहे कहानी है, उपन्यास है, वर्णनात्मक विधाओं में भी देशकाल और परिवेश की सृष्टि के लिए लेखक अपनी ओर से टिप्पणी भी कर सकता है, विवरण भी प्रदान कर सकता है, किंतु नाट्य विधा में परिवेश की सृष्टि के लिए लेखक प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह सकता। इसकी सृष्टि दृश्य विधान, रंग सज्जा
पात्रों की वेशभूषा, इन सबके द्वारा पात्रों की भाषा, विचार, रहन सहन, तौर तरीके, उनके गतिशीलता, उनकी क्रियाकलाप, उनके कार्य करने की शैली, उनकी बातचीत, इन सबके द्वारा जो एकांकी का दृश्य है वो प्रस्तुत होता है। पूरी की पूरी नाट्य प्रक्रिया मिलकर परिवेश की सृष्टि करती है। तो एकांकी नाटक में जो दृश्य उपस्थित होता है वो दृश्य उस संपूर्ण परिवेश को बनाने वाले जो एकांकी नाट्य प्रक्रिया है उसके द्वारा सृजित किया जाता है। तो मंचन के समय निर्देशक को भी परिवेश पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मंच सज्जा, ध्वनि प्रभाव, पात्रों के अभिनय आदि का भी परिवेश की सृष्टि में विशेष योगदान रहता है, क्योंकि ये सारे तत्व एक दूसरे से चक्र के रूप में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के सहायक कारक हैं। तो परिवेश की सहज और स्वाभाविक सृष्टि के लिए आवश्यक है कि लेखक को समाज, संस्कृति, इतिहास, कला, इन सभी की एक सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। लेखक जीवन को जितनी सूक्ष्मता से देखता है उतनी ही सफलता में से वह देश काल की सृष्टि कर सकता है। यदि वह इतिहास से अपना कथानक चुनता है तो उसे इतिहास के काल विशेष के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करके तत्कालिक समाज का चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। और वह यदि इसके अलावा इतिहास से अपना कथानक लेता है तो देश काल के अनुसार तो वो चलेगा। इतिहास का जो युग उसने लिया है उसकी भी जानकारी उसको मिली और उसमें लोग कैसे रहते थे, किस ढंग से रहते थे, मानवीय संबंधों का स्वरूप कैसा था, ज्ञान विज्ञान के विकास की क्या स्थिति थी, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि का क्या रूप उस समय था, आर्थिक सामाजिक जीवन संबंधी जो स्थितियां हैं वो उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन समस्त जानकारी के आधार पर ही वह अपने कथानक को सजीव, स्वाभाविक और विश्वसनीय स्वरूप प्रदान कर सकता है। इसी तरह समसामयिक परिवेश की जानकारी आवश्यक है। कथानक आदि ग्रामीण का जीवन का या शहरी जीवन का है तो वहाँ के लोग पर्यटन मतलब रहन सहन, आचार विचार, मानवीय संबंधों के स्वरूप, इन सब की जानकारी के आधार पर देश काल की सृष्टि करनी चाहिए। तो देश काल और वातावरण एकांकी के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है और देश काल और वातावरण के द्वारा हम जो एकांकीकार है उसके स्वयं के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ जो विधा उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने एकांकी का कथानक चयनित किया है, तो उसमें देश काल और वातावरण को बहुत अच्छे से उनको उसमें प्रबंधन है। बिना देश काल और वातावरण की कहानी को पूरे स्वरूप प्राप्त नहीं। धन्यवाद।